हे माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब काफ़ी अच्छी हूँ। एंड आज इतने दिनों बाद जिसने भी ये वीडियो खोली है उसको मेरी तरफ से मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है, क्योंकि एक लिसनर के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने दिन तक वेट करना किसी भी एपिसोड का। एंड पर आप लोग ने हमेशा किया है, हमेशा करते आए हैं, और आप लोग की ये उम्मीदें ही हैं जो मुझे एकदम मजबूर कर देती है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। एंड थैंक यू सो मच यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ निभाने के लिए। एंड अब और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे नताशा के ऊपर झूमर गिरने ही वाला था, पर उसी वक्त यश बिरला की एंट्री होती है और वो नताशा को बचा लेते हैं। पर नताशा जो उन्हें देखते ही सदमे में चली गई थी, उसके मुंह से अचानक से निकला, पापा। यश जी जो उसके मुंह से ये वर्ड सुन बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। 2 पल में ही मानो उनकी जिंदगी के सारे खूबसूरत पल उनकी आंखों के सामने आ गए। यहाँ नताशा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इतने सालों बाद अपने पापा को देख वो इमोशनल हो गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झट से अपने पापा को गले से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी। यश जी का तो मानो इस पल दिल ही फटने को हो रहा था। जिस बेटी को वो इतने सालों तक मरा हुआ समझ रहे थे, उसकी याद में तड़पते थे, वो आज उनके बाहों में थी। यश जी के निशब्द चेहरे से एक बूंद आंसू छलका। उनके हाथ अपनी बेटी के माथे पर जा रहे थे कि तभी विक्रम ने नताशा को अपने पास खींचा और उसे चिंता के मारे गले से लगाते हुए पूछा, ठीक हो ना? ये सब बहुत जल्दी और अचानक से हुआ। नताशा जो अभी भी रो ही रही थी और यश जी उसके चेहरे को देख रहे थे। यहाँ मायरा, सोनिया और बाकी के लोग भी इकट्ठा हो गए। नताशा को विक्रम के बाहों में देख मायरा की जलन हद पार कर चुकी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे नताशा को विक्रम से दूर किया और उसे जोरदार तमाचा मारा। वो नाजुक सी जान तो उस तमाचे के बाद जमीन पर जाकर बिखर गई। पर ये विक्रम के कंट्रोल के बाहर था। वो जोर से चिल्लाए, हाउ डेयर यू मायरा। उनकी ये दहाड़ सुन सब उनकी ओर देखने लगे, पर मायरा की अकड़ नहीं खुली। वो गुस्से में बोली, व्हाट डू यू मीन विक्रम? मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये लड़की इसी के लायक है। इसी की वजह से मेरे डैड को ना जाने अभी कितनी चोट लग जाती। एंड बाय द वे, हाउ डेयर शी। ये मामूली 2 कौड़ी की लड़की मेरे होने वाले फियांसे यानी तुम्हें, दी विक्रम राठौर को गले लगा रही है, सिंपैथी कार्ड खेलती है। विक्रम, ऐसी लड़कियां तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही है। विक्रम जो मायरा की ये सब बात सुन और ज्यादा गुस्से में आ गए। वो कुछ बोलने ही जा रहे थे, तभी नताशा की धीमी सी आवाज आई, डैड। उसकी इस आवाज पर सब उसे देखने लगे। तभी मायरा जो अपने डैड यानी यश जी के हाथों को पकड़ते हुए बोली, यस डैड, ये मेरे डैड हैं जिनकी वजह से आज तुम्हारी जान बची। ये सुन नताशा के तो होश ही उड़ गए। वो अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी। विक्रम जो नताशा की ये हालत देख जल्दी से उसके पास गए और उसे उठाते हुए कहा, आर यू फाइन? विक्रम के इस सवाल ने तो मायरा के रोम रोम को जला दिया था। वो गुस्से में कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी सोनिया जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोका और धीमे से कहा, शांत रहो मायरा, जस्ट काम डाउन। मायरा हमेशा की तरह अपने मॉम की बात को नहीं टाल पाई और चुप करके गुस्से से नताशा को घूरने लगी। पर नताशा की नजर इस वक्त यश जी पर थी। यश जी भी उसे ही देख रहे थे। उनकी भी आंखें इस वक्त नम थी। जिसे देख धैर्य उनके पास आते हुए बोले, क्या बात है डैड, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? यहाँ नताशा जो धैर्य के मुंह से भी डैड वर्ड सुन सदमे में चली गई। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, धैर्य सर, आपके पापा? धैर्य कुछ बोलते तभी मायरा यश जी के हाथ को अपने हाथ के साथ बांधते हुए बोली, यस डियर, ये मेरे और तुम्हारे धैर्य सर के डैड हैं। तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? हाँ, तुम्हारे डैड नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करें? मायरा ने बस इतना ही कहा था, पर उसके ये वर्ड्स नताशा को अंदर ही अंदर तोड़ने का काम कर रहे थे। वो बस एक टक अपनी नम आंखों से यश जी को देखने लगी।
यश जी उसकी इस नजरों को देख बेचैन हो रहे थे। वो अपनी दूसरी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ बिताए गए उन पलों को याद करते हुए अपने ही मन में सोचने लगे, क्या क्या भगवान ने सुन ली मेरी? कहीं ये मेरी बच्ची नताशा तो नहीं? इसकी आंखें बिल्कुल मेरी बच्ची की तरह ही है। क्या क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ये सब सोचते सोचते ही यश जी की आंखों से भी एक बूंद आंसू छलक जाता है। तभी सोनिया जी ने सबको कहा, थैंक गॉड यश, तुमने इस बच्ची को बचा लिया। एंड आई होप कि तुम भी ठीक हो। वेल एवरीथिंग इज फाइन नाउ, देन हम एंगेजमेंट सेरेमनी को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सब लोग वेट कर रहे हैं। तभी कावेरी जी ने सबसे कहा, अरे सोनिया, इतना बड़ा हादसा हुआ है अभी, तुम्हारे पति के साथ कम से कम यश को शांति से 2 पल बैठने तो दो। कावेरी जी ने ये सब इस एंगेजमेंट को टालने के लिए ही कहा था, जिसे सोनिया अच्छे से समझ रही थी। लेकिन नताशा, उसके कान में तो बस कावेरी जी के वही वर्ड्स गूंज रहे थे, इतना बड़ा हादसा हुआ है अभी तुम्हारे पति के साथ। वो अपने मन में सोची, मतलब ये औरत मेरे पापा की वाइफ है। नताशा, जो अचानक मिले इतने बड़े सदमे को सह नहीं पा रही थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही विक्रम जो जल्दी से उसके पास गए और उसके गालों को थपथपाते हुए चिंता से कहा, नताशा, नताशा क्या हुआ तुम्हें? पर तभी मायरा, जिसके अंदर नताशा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी थी, वो अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, ओह गॉड, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? उसकी इस बात पे ऑलमोस्ट सभी ने उसे गुस्से से घूरा। तभी प्रिया, जो नताशा के पास आई और उसके सर को गोद में रखते हुए कहा, आशु, आशु क्या हो गया है? इसे अचानक लगता है इसकी तबीयत वापस खराब हो गई है। ये बोलते वक्त प्रिया की आंखों में आंसू थे। धैर्य को प्रिया की ये हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी विक्रम, जो नताशा को अपने गोद में उठाए और उसे लेकर बाहर की ओर जाने लगे, उनके ऐसा करने से सबकी नजर वहीं पर गड़ गई और सब हैरान रह गए। लोगों के बीच बातें होने लगी, अरे ये क्या है, विक्रम तो उस लड़की को लेकर निकल गया, उनकी एंगेजमेंट का क्या? तभी दूसरे इंसान ने कहा, लगता है मिस्टर विक्रम को मिस मायरा से ज्यादा उस लड़की में इंटरेस्ट है। लोगों की ये बातें मायरा, सोनिया, कावेरी, धैर्य और यश जी सबके कानों में पहुंच रही थी। मायरा से तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हुआ। वो गुस्से से एक नजर अपनी मॉम की ओर देखती है और फिर वहां से भागकर हॉल से बाहर निकल जाती है। सोनिया जी अपनी बेटी की इस हालत को अच्छे से समझ रही थी। उसने गुस्से से एक नजर कावेरी जी की ओर देखते हुए कहा, ये आपके पोते ने ठीक नहीं किया कावेरी जी। इतने सारे लोगों के सामने उसने मेरी बेटी की ही नहीं बल्कि पूरे बिरला फैमिली की इंसल्ट की है। कावेरी जी ये सुन के उसे शांत करते हुए कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी सोनिया जी अपने गुस्से के मारे वहां से निकल गई। धैर्य, जो देखते हैं कि पार्टी में खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे मायरा और विक्रम के बारे में, उन्होंने सब कुछ नॉर्मल करने के लिए सभी गेस्ट और मीडिया से कहा, ओके ओके एवरीवन, देयर इज सम फैमिली इशू बिटवीन बिरलाज एंड राठौर, सो वी आर सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज सारे के सारे गेस्ट जाकर बुफेट एरिया में अपना अपना फूड एंजॉय करिए ऑन दिस वे। ये कहकर धैर्य सभी गेस्ट को बुफे एरिया की तरफ लेकर जाते हैं। अब बस हॉल में कावेरी जी और यश ही खड़े थे। कावेरी जी इस वक्त खुद में ही बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो अपने मन में बोली, विक्रम, मेरे बेटे, ये तुमने क्या कर डाला? इसी बात का तो डर था मुझे। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। ये सोच कावेरी जी यश जी के पास गई। उन्होंने कहा, यश। पर यश जी, जो अभी भी दरवाजे की ओर ही देख रहे थे जहां से नताशा को लेकर जाया गया, वो भी एक तरह से सदमे में ही थे। उनके दिलो दिमाग में बस वही पल घूम रहा था जब नताशा ने उन्हें देखते ही पापा कहकर पुकारा था। लेकिन तभी कावेरी जी ने यश जी के कंधे पर हाथ रखते हुए वापस कहा, यश, क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? उनके ऐसे करते ही यश जी, जो होश में आए,
उनकी आंख से एक बूंद आंसू छलका, जिसे वो पोंछते हुए कावेरी जी की ओर मुड़े। कावेरी जी को ये देख बहुत दुख हुआ। वो अफसोस करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो यश। आज विक्रम की वजह से तुम्हारी बेटी का बर्थडे खराब हो गया। यकीन मानो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि विक्रम ऐसा भी कुछ कर सकता है। पर सच कहूँ तो मुझे भी इसी बात का डर था। इसीलिए मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि इस एंगेजमेंट को थोड़े दिन के लिए टाल देते हैं और साथ में किसी सरप्राइज की जगह विक्रम से मिलकर इस बारे में बात कर एक सही फैसला करते हैं। पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। खैर, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। मैं हाथ जोड़कर अपने पोते की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ यश। यश जी जो कावेरी जी के हाथों को पकड़ते हुए बोले, नहीं नहीं कावेरी जी, गलती हमारी भी थी। बिना विक्रम से कुछ डिस्कस किए सोनिया ने भी एंगेजमेंट अनाउंस कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई है। अब प्लीज सारा दोष खुद को मत दीजिए। कावेरी जी जो ये सब सुन मन ही मन एक राहत भरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा है यश कि तुमने बात की गहराई को समझा। मुझे डर है कि सालों से निभाए गए ये रिश्ते छोटी सी गलतफहमी की वजह से टूट ना जाएं। यश जी ने पलकें झपकाते हुए कहा, चिंता मत करिए कावेरी जी, रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। और वैसे भी रिश्ते निभाना हम बड़ों का काम है। बच्चों की छोटी मोटी भूल से रिश्ते नहीं खत्म होते। कावेरी जी ने ये सब सुन एक सुकून की स्माइल दी। तभी यश जी ने कहा, वैसे वो लड़की कौन थी कावेरी जी, जिसे विक्रम अपने साथ ले गया? कावेरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लड़की, अरे वो लड़की तो विक्रम के ऑफिस में काम करती है। बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है। मायरा को उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई। लगता है डर के मारे बेहोश हो गई होगी। यश जी ने वापस पूछा, ओ सच में बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे नाम क्या कहा आपने उस लड़की का? कावेरी जी बोली, नताशा। नताशा नाम है उसका। ये सुनते ही यश जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कावेरी जी ने वापस कहा, अच्छा यश, अब मैं भी निकलती हूँ। घर पे सब संभाल लेना और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे एक बार बात कर लेना, ठीक है? इतना बोल कावेरी जी भी वहां से जाने लगी। अब उस हॉल में बस यश जी ही बचे थे, जिनके कदम अपने आप लड़खड़ाए। वो जमीन में गिर पड़े और अपने सर पर हाथ रख इमोशनल होते हुए बोले, मतलब मतलब मेरी बच्ची जिंदा है। ये नताशा ही मेरी बच्ची है। हाँ, तभी तभी तो मुझे देखते ही उसके मुंह से पापा निकला। हाँ हाँ, वही है मेरी नताशा। मुझे अपने बच्चे को अभी अच्छे से देखना है। मैं तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। नहीं, मैं मिलूंगा। मैं मिलना चाहता हूँ अपनी बच्ची से। इतना कहकर यश जी ने हिम्मत की और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए जमीन से उठे और अपने आंसुओं को साफ करते हुए खुशी से बाहर की ओर जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, जहाँ इस वक्त नताशा को प्राइवेट वार्ड में डाला गया था क्योंकि वो अभी तक बेहोश थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मिरर होल से विक्रम बस अपनी जान यानी नताशा को ही देखे जा रहे थे। प्रिया जो इस वक्त चुपचाप अपने माथे पर हाथ रख बैठी हुई थी। तभी प्रतीक जी हॉस्पिटल आए। वो अलग कार से आ रहे थे, इसीलिए उन्हें थोड़ी सी देर हो गई। वो आते ही प्रिया के पास जाकर बोले, प्रिया क्या हुआ? हमारी मैडम बॉस नताशा ठीक तो है? प्रिया जो उनकी ओर गुस्से से घूरी और थोड़ा तेज आवाज में उठते हुए कहा, मत कहिए मेरी आशु को अपनी मैडम बॉस। बहुत हुआ आप लोग का नाटक। आप लोगों ने हमें धोखा दिया है। प्रतीक जी प्रिया को शांत कराते हुए बोले, शांत हो जाइए प्रिया मैम, गुस्सा मत करिए। जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर प्रिया जो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, वो सीधा विक्रम के पास गई
उसने देखा कि विक्रम बस एक टक मिरर होल से नताशा को ही देखे जा रहे थे। यह नजारा देख उसे और गुस्सा आया। वो वापस गुस्से में बोले, वाओ सर, एक्सीलेंट, क्या बात है। आपकी एक्टिंग तो अभी भी रुक नहीं रही है, आपका नाटक तो अभी भी चालू ही है। विक्रम, जो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन अपने सख्त चेहरे के साथ नताशा की ओर देखे जा रहे थे, वो प्रिया की तरफ नहीं देख रहे थे। प्रिया वापस से बोली, क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको ये सब करके? दिन रात कहते रहे कि आपको मेरी आशु से प्यार है, तो फिर एक बात बताइए, प्यार आशु से और शादी के वादे किसी और से? समझ के क्या रखा है आपने हमें? हम अनाथ हैं, हमारा साथ देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, तो आप हमें बेवकूफ बना लेंगे, मेरी आशु का फायदा उठा लेंगे। विक्रम ने यह सुनते ही अपनी आंखों को बंद किया। अंदर ही अंदर वो गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। प्रतीक जी ने देख लिया कि विक्रम गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच रहे हैं। ये देख प्रतीक जी डर गए। वो प्रिया के पास आकर उसे शांत कराते हुए बोले, बस प्रिया मैम, गुस्से में आप कुछ भी बोल रही हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप चिंता मत करिए, विक्रम बॉस सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रिया जो ये सुन वापस गुस्से में बोली, बस प्रतीक जी, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं, स्पेशली इन पे तो बिल्कुल भी नहीं। इनकी वजह से पहले भी मेरी आशु ऐसे ही बीमार पड़ चुकी है, पर अब और नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, बस एक एहसान और कर दीजिए, मेरा और आशु का वापस इंडिया जाने का अरेंजमेंट करा दीजिए। मैं अब आशु को इनके साथ नहीं रख सकती, मैं उसे यहाँ से दूर लेके जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी विक्रम ने उसके बालों को पकड़ा और अपने लाल आंखों से उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, शट अप, मुझे नताशा से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें इंडिया जाना है तो तुम्हारी अरेंजमेंट्स हो जाएगी, पर अगर नताशा को मुझसे दूर करने का ख्याल भी तुम्हारे इस दिमाग में आया ना, तो सच कहता हूँ, 6 की 6 गोली तुम्हारे दिमाग में डालकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ले आऊंगा। कह के विक्रम ने प्रिया के बालों को जोर से झटका। प्रिया जो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई, पर गिरी नहीं। आज पहली बार वो विक्रम के ऐसे रूप को देख रही थी। तभी विक्रम वापस से सख्त लहजे में बोले, प्रतीक, लेकर जाओ इसे यहाँ से एंड मेक श्योर कि ये मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी नताशा से मिलना तो बहुत दूर की बात है, उसे देख भी ना सके। प्रतीक जी को यह करना ठीक तो नहीं लगा, पर वो अपने बॉस की बात टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने प्रिया के हाथों को पकड़ा और उसे जबरदस्ती यहाँ से बाहर लेके जाने लगे। प्रिया जिसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़िए, मैं यही रहूंगी, प्रतीक जी छोड़िए मेरे हाथों को। पर प्रतीक जी ने प्रिया की एक नहीं सुनी। वह अपने ऑर्डर के हिसाब से प्रिया को यहाँ से लेके जाने लगे। पर विक्रम जो इस वक्त अपने असली रूप में आ गए थे, वह अपने सपने में भी नताशा से दूर होने के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्होंने जब वापस नताशा की ओर देखा तो उनका गुस्सा वापस से शांत हो गया। वो खुद में ही थोड़ी भारी आवाज में बोले, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हो रही है, बट डोंट वरी, मैं अपने आप को इस चीज की सजा जरूर दूंगा, पर खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ कहने भर के लिए जान नहीं कहता हूं तुम्हें, सचमुच मेरी जान बन चुकी हो तुम। एक बार होश में आ जाओ, मैं जल्द से जल्द तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। विक्रम इतना बोल वापस नताशा को एक टक निहारने लगे, पर तभी विक्रम का फोन रिंग होता है। ये कॉल यश जी का था। विक्रम कॉल पिक करके थोड़ा सख्त अंदाज में बोले, हाँ बोलिए। पर यश ने उनसे पूछा, विक्रम, तुम कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हो नताशा को? उनका यह सवाल विक्रम के लिए काफी अजीब था। विक्रम कहते हैं, क्यों, क्या काम है आपको? यश हिचकिचाते हुए बोले, बस ऐसे ही, वो लड़की मेरी पार्टी में बेहोश हुई थी ना, तो बस उसकी थोड़ी सी चिंता हो रही थी, तो सोचा मिल लेता हूँ उससे।
विक्रम जो वापस अपनी कोल्ड वॉइस के साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी ने नताशा के साथ जितनी बदतमीजी करनी थी उसने कर दी है। अब मैं आपको उसकी इंसल्ट करने का मौका नहीं दूंगा। यश जो इस वक्त ड्राइव कर रहे थे, वो अपने दिल का हाल विक्रम को कैसे समझाते, पर फिर भी उन्होंने ट्राई करते हुए कहा, विक्रम प्लीज, मैं उसे ताने मारने के लिए या फिर किसी भी तरीके से हर्ट करने के लिए उसके पास नहीं जाना चाहता। मुझे उसकी सचमुच फिक्र है। वो बेटे, यश जी जो ये कहने ही जा रहे थे कि तभी वो चुप हो गए। उनके लफ्ज उनके जुबान पर ही अटक गए। पर विक्रम जिनके चेहरे में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उन्हें यश जी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने सीधा सीधा कहा, नो, मैं नताशा को किसी से भी मिलने नहीं दूंगा, स्पेशली आपसे और आपकी फैमिली से। यश जी को गुस्सा आया। वो बोले, अच्छा, वैसे पूछ सकता हूँ नताशा तुम्हारी लगती क्या है जो तुम उस पर इतना हक जमा रहे हो? विक्रम भी गुस्से में ही बोले, प्यार। वो मेरा प्यार है और उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी। और एक और बात कह दूं आपको, इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में अगर किसी का उस पर सबसे ज्यादा हक है तो वो सिर्फ वीआर है, मतलब मैं, विक्रम राठौड़। इतना बोल विक्रम फोन कट कर देते हैं। यश जी जो इस वक्त पूरी तरीके से शॉक में थे। विक्रम को नताशा से प्यार है, ये बात उन्होंने काफी साफ साफ और सीधी तरीके से यश जी को कह दी थी। वो खुद में ही बोले, विक्रम को नताशा से प्यार है, तो फिर क्या मायरा ने हमसे झूठ कहा? पर एक मिनट, मैं ऐसे कैसे उस लड़की को अपना बेटी मान लूं? ये भी तो हो सकता है कि उसने ऐसे ही कह दिया हो। नहीं नहीं, मैं इस मामले में इतना इमोशनल नहीं हो सकता। मुझे अच्छे से पता करना होगा। पर उसकी आंखें, उसका चेहरा, ऐसा लग रहा था वो मुझसे शिकायत कर रही है। एक अपनापन सा फील हो रहा था उसकी आंखों में। मुझे नाराजगी नजर आ रही थी, लेकिन नहीं, मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। ये भी तो हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हो रही हो। क्या करूं? हाँ, डीएनए रिपोर्ट्स। इतना सोच उन्होंने एक आदमी को कॉल घुमाया और कहा, जॉर्डन, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आज जो लड़की उस पार्टी में बेहोश हो गई थी, वो अभी किस हॉस्पिटल में है और कौन डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहा है? मुझे सब कुछ बताओ, अभी के अभी। मुझे उस हॉस्पिटल में पहुंचना है। दूसरी तरफ से जॉर्डन ने कहा, ओके बॉस, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। इतना बोल जॉर्डन ने कॉल कट कर दिया। जॉर्डन यश जी के खास इंसान थे, इसीलिए यश जी को पूरा भरोसा था कि थोड़ी ही देर में जॉर्डन सब कुछ पता लगा लेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में विक्रम जो नताशा के लिए अब हद से ज्यादा पॉजिटिव और केयरिंग हो गए थे। नताशा के वार्ड से जैसे ही डॉक्टर निकले तो उन्होंने उस डॉक्टर के पास जाकर परेशानी और गुस्से से कहा, क्या हुआ डॉक्टर? मेरी नताशा को होश आया? डॉक्टर ने थोड़ा सा डरते हुए जवाब दिया, एक्चुअली मिस्टर विक्रम, वो लड़की एक हार्ट पेशेंट है। मैंने बहुत ट्राई किया पर वो अब तक होश में नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही रिकवर नहीं होना चाहती। ज्यादातर ऐसा लोग तभी करते हैं जब उन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा या दुख हो। उनका यह जवाब विक्रम को अच्छा नहीं लगा। विक्रम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, शट अप, ये एक्सक्यूजेस मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट माई नताशा टू बी सेफ एंड साउंड। जल्दी से उसे होश में लाओ, वरना इस पूरे हॉस्पिटल को मैं आग लगा दूंगा। एंड आई मीन इट। इतना कह विक्रम ने उसके कॉलर को जोर से झटका। वो डॉक्टर थोड़ा लड़खड़ाए। डर के मारे उनकी हालत भी खराब हो गई थी। विक्रम को कुछ भी बोलना या समझाना उनके बस में नहीं था।
उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विक्रम को उल्टा जवाब दे सके। वो जल्दी से वापस वार्ड के अंदर चले जाते हैं, पर उनके जाते ही विक्रम को एक कॉल आया। वो उसी गुस्से के साथ फोन को पिक करते हुए बोले, क्या हुआ दादी? पर उनके इतना कहते ही सामने से किसी मेल सर्वेंट की आवाज आई। उसने कहा, बॉस प्लीज कम फास्ट, इट्स एन इमरजेंसी। विक्रम जो टेंशन से पूछे, व्हाट हैपेंड चार्ली? पर चार्ली कुछ बोलता उससे पहले ही कावेरी जी ने उसके हाथों से फोन छीनते हुए कॉल कट कर दिया। चार्ली कावेरी जी की ओर देख डरते हुए बोला, मैम प्लीज डोंट डू दिस विद मी, विक्रम सर गेटिंग टू मच एंग्री। कावेरी जी उसे चुप कराते हुए बोली, शट अप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम उसे इमरजेंसी नहीं कहोगे तो वो घर आएगा ही नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे, इसीलिए तुमसे ये ड्रामा कराया। अब तुम देखना मेरा पोता कैसे मेरी चिंता में दौड़ते भागते यहाँ आ जाता है, बिकॉज मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन उसकी लाइफ में कोई और है ही नहीं। इतना बोल कावेरी जी खुश होने लगी। पर यहाँ हॉस्पिटल में विक्रम जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ बार बार कावेरी जी को कॉल पे कॉल किए जा रहे थे, पर कावेरी जी ने फोन तुरंत स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से कॉल नहीं लग पा रहा था। विक्रम गुस्से में अपने फोन को जमीन पर पटक देते हैं और सर पर दोनों हाथ रख परेशानी से जाकर सीट में बैठ जाते हैं। उन्होंने लंबी लंबी सांसें भरते हुए खुद से कहा, दिस इज सो इरिटेटिंग। पता नहीं चार्ली क्या कहना चाहता था। कहीं कहीं दादी को, नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी दादी के पास जाना होगा, पर मैं नताशा को यहाँ पे कैसे छोड़ के चला जाऊं? विक्रम ने थोड़ा सा सोचा और फिर तुरंत अपने दूसरे फोन को पॉकेट से निकालकर प्रतीक को कॉल घुमा दिया। प्रतीक जो एक रिंग में ही उनके कॉल को पिक कर लेते हैं। हाँ बोलिए बॉस, विक्रम ऑर्डर देने के लहजे में बोले। प्रतीक, मैं घर जा रहा हूँ दादी से मिलने, तुम जल्दी से नताशा के पास आ जाओ। बॉडीगार्ड्स है यहाँ पर, बट फिर भी तुम यहाँ रहोगे तो मुझे ज्यादा सेफ फील होगा। प्रतीक थोड़ा चिंता में बोले, ओके ओके बॉस, मैं हॉस्पिटल के पास ही हूँ, अभी 2 मिनट में आता हूँ। विक्रम ने कहा, ओके देन, मैं निकलता हूँ। और हाँ, उस प्रिया का क्या हुआ? भेज दिया ना उसे सेफली घर पे? प्रतीक जी जो सामने की ओर देख भौएं सिकोड़ते हुए चिंता से बोले, हाँ हाँ बॉस, पहुंचा दिया, ड्राइवर के साथ गई है और टाइम पर पहुंच भी जाएगी बॉस। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी विक्रम ने वापस कहा, प्रतीक, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रिया को नताशा से मिलने मत देना, वरना वो नताशा को मुझसे दूर जाने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगेगी, ओके? इतना बोल विक्रम ने फोन कट कर दिया और वहां से निकलने लगे। यहाँ दूसरी तरफ प्रतीक जी जिसके सामने प्रिया खड़ी होती है, वो उन्हें घूरते हुए पूछती है, क्या हुआ प्रतीक जी? एवरीथिंग इज फाइन? नताशा को होश आ गया क्या? प्रतीक जी बोले, नहीं नहीं प्रिया मैम, उन्हें अब तक होश नहीं आया, पर विक्रम सर को अपनी दादी से बहुत इम्पोर्टेंट मिलने जाना है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं। पर साथ ही उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं आपको अंदर नताशा मैम से ना मिलने दूं। प्रिया आंखों को छोटी करते हुए गुस्से से बोली, भरोसा नहीं हो रहा कि विक्रम सर ऐसे निकलेंगे? पर उसके इतना कहते ही प्रतीक जी ने अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिया मैम, आप हमारे विक्रम बॉस को गलत समझ रही हैं। मैं सच कहता हूँ, वो आप लोग को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रिया कहती है, प्रतीक जी, सच सबके सामने है। आपके विक्रम बॉस ने आशु को धोखा देने के बारे में सोचा नहीं, डायरेक्ट उसे धोखा दे दिया। पर आपके लिए तो वो भगवान है। खैर, प्लीज प्लीज मुझे आशु से मिलवा दीजिए। प्रतीक जी ने कहा, नहीं नहीं, बॉस ने साफ साफ मना किया है, कहा है कि मैं आपको उनसे दूर रखूं। प्रिया ये सुन हल्के आंसुओं के साथ बोली, प्रतीक जी प्लीज, उसके दिल का हाल इस वक्त सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, उसे जरूरत है मेरी, प्लीज प्रतीक जी, मुझे उससे दूर मत करिए। आज ही आपने हम दोनों को अपने बहन का दर्जा दिया है, अब इस कदर
हमसे मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रिया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज प्रतीक जी, अगर अगर एक पल के लिए भी आपने हमें अपना समझा है तो मिलवा दीजिए मुझे आशु से। वो अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। प्लीज प्रतीक जी, प्लीज। प्रिया ने प्रतीक जी को खूब समझाया और प्रतीक जी भी उसकी बातों से इमोशनल हो गए और उसे नताशा से मिलवाने के लिए मान गए। वो लोग हॉस्पिटल के बाहर ही साइड में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि विक्रम अपनी कार लेकर हॉस्पिटल से निकल चुके हैं तो वो दोनों भी मौके का फायदा उठाकर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर पहुंचते ही डॉक्टर बाहर आए और प्रतीक जी को देख एक स्माइल के साथ कहा, सर, मैडम को होश आ रहा है। इतना सुनते ही दोनों खुश हुए। प्रिया जो झट से बोली, डॉक्टर, क्या हम मिल सकते हैं नताशा से? डॉक्टर ने कहा, ओके ओके, आप लोग मिल सकते हैं, एंड प्लीज इनकी रिकवरी की खबर विक्रम सर तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो वो मुझे जिंदा जला देंगे। प्रतीक जी ये सुन मुस्कुराते हुए बोले, डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी बॉस को बता देता हूँ। इतना बोल प्रतीक जी अपनी पॉकेट से फोन निकालने ही जा रहे थे कि तभी प्रिया ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं नहीं प्रतीक जी, आई मीन रुक जाइए, पहले हम लोग देख के आ जाए कि नताशा वाकई ठीक है भी कि नहीं। आप चलिए चलिए मेरे साथ, विक्रम सर को बाद में बता दीजिएगा। ये कह कहकर प्रिया जो प्रतीक जी को जबरदस्ती अंदर लेकर आ जाती है। नताशा जो अभी भी सीधा लेटी हुई थी, वो अभी भी बेहोश थी पर उसकी पलकें हल्के हल्के फड़फड़ा रही थी और उसके हाथों में भी मूवमेंट्स हो रही थी। वो अपने होठों को हिलाते हुए धीरे धीरे बोल रही थी, अब्बा अब्बा। उसकी ये आवाज इतनी धीमी थी कि प्रिया और प्रतीक जी दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे। प्रिया घबराते हुए डॉक्टर को बोली, डॉक्टर, क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों कर रही है? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? डॉक्टर जो उसे शांत कराते हुए बोले, देखिए डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, अभी तो इन्हें बस होश आ रहा है। ये फिजिकली से ज्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड है। आई थिंक आप लोग में से किसी को इनसे बात करके इनके स्ट्रेस को रिड्यूस करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ नताशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने इस वक्त प्रतीक जी, प्रिया और डॉक्टर थे। नताशा पूरी तरीके से होश में आ चुकी थी। सभी लोग उसके कुछ बोलने या फिर कोई रिएक्शन का वेट कर रहे थे, पर नताशा उसकी आंखों के सामने तो वापस वही पार्टी वाले मूवमेंट किसी मूवी की तरह घूम रहे थे। विक्रम की एंगेजमेंट अनाउंसमेंट, उसके पापा का अचानक इतने सालों बाद उसके सामने आना, उसकी पापा की नई दुनिया और फैमिली देख नताशा मानो किसी ट्रॉमा में ही चली गई थी। काफी देर ये चुपचाप लेटे रहने की वजह से प्रिया उसके पास गई और उसने नताशा के कंधे पर एक हाथ रखा। नताशा ने जैसे ही उसके हाथों को अपने ऊपर महसूस किया, उसके पूरे मन का गुब्बार मानो एक ही पल में फूट गया। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका ये रोना देख प्रिया और प्रतीक जी, यहाँ तक कि वो डॉक्टर को भी उस पर तरस आने लगा। प्रतीक जी और प्रिया को लगा कि नताशा विक्रम की एंगेजमेंट की वजह से ट्रॉमेटाइज हो गई है। उन दोनों को उसके फादर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। नताशा की रो रो कर हालत बुरी हो चुकी थी। प्रिया जो उसे संभाले जा रही थी पर वो संभल नहीं पा रही थी। वो उसे किसी छोटी बच्ची की तरह अपने सीने से लगाए हुए थी। उसने प्रतीक जी और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, मैं हूं नताशा के पास। प्रतीक जी और डॉक्टर ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और चुपचाप प्रिया की बात मानकर वहां से निकल गए। प्रिया जो प्रतीक जी के हाथों को पकड़ उन्हें रोकते हुए बोली, प्रतीक जी प्लीज प्लीज विक्रम सर को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्रिया ने उनके सामने हाथ जोड़े। प्रतीक जी जो अपनी मैडम बॉस की ये हालत देख बहुत ज्यादा दुखी थे। वो ज्यादा कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहां से हाँ का इशारा कर चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रिया ने नताशा को संभाला और चेहरे को थामते हुए कहा, आशु शांत हो जा, मैं हूं ना तेरे साथ, मेरे रहते तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। नताशा जो उसके वापस गले से लग गई और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, नहीं प्रियू, गलत होता आया है हमेशा से,
मेरे साथ और मेरी मम्मा के साथ हम दोनों की किस्मत बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी ही है। हम दोनों ने प्यार तो कर लिया, पर पर अफसोस दोनों ने ही अपने लिए गलत पार्टनर को चुना। हम दोनों कभी भी किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन पाए। हम माँ बेटे हमेशा से प्यार के मामले में अनलकी रहे। बहुत साल पहले जो मेरे डैड ने मेरी मॉम के साथ किया, आज वही सब कुछ किस्मत मेरे साथ दोहरा रही है। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रियो कि इतना सब कुछ एक पल में ही उजड़ गया। मेरे सपने, मेरे अपने, सब सब बिखर गए। मैं कहीं की नहीं रही, कहीं की भी नहीं। कहाँ जाऊं अब मैं? कहाँ जाऊं? प्रिया जो उसकी सारी बातें सुन रोते रोते बोली, आशु शांत हो जा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? मैंने हमेशा से तेरी खुशी चाहिए और आज भी मैं सबसे पहले तेरी खुशी के बारे में ही सोचूंगी, क्योंकि तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब मेरे साथ कोई नहीं था ना, तब तू थी। तूने हमेशा मेरा साथ निभाया, मुझे हिम्मत दी, मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तेरी वजह से ही मैं इस दुनिया का डटकर मुकाबला कर पाती हूँ। तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी पावर है। तू तू डर मत हाँ। विक्रम सर ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। वो कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, पर तेरी जिंदगी के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है। तेरी प्रियू किसी से भी नहीं डरती। वो तुझे अपनी रखैल बनाना चाहते हैं ना, पर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। चल चल आशु, हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। हमें हमें विक्रम सर का कोई एहसान नहीं चाहिए। चल चल मेरे साथ। इतना बोल जैसे ही प्रिया ने नताशा को खुद से दूर कर उसके चेहरे को अपने सीने से हटाया, तो देखा कि नताशा वापस से बेहोश हो गई है। उसका ये हाल देख प्रिया डर गई। वो दौड़कर बाहर जाती है और चिंता में डॉक्टर को पुकारती हुई जोर जोर से चिल्लाती है, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर जो उसकी एक आवाज पर ही दौड़े दौड़े उसके पास आते हुए कहते हैं, व्हाट हैपेंड मिस प्रिया? प्रिया जो जल्दी से घबराते हुए बोली, डॉक्टर, मेरी फ्रेंड वापस से बेहोश हो गई है। प्लीज प्लीज कुछ चेक करिए, उसे उसे कुछ हो गया है। डॉक्टर जी ये सुन चिंता से उसके पास गए। प्रतीक जी भी चिंता के मारे वार्ड के अंदर घुस गए। डॉक्टर ने नताशा को अच्छे से एग्जामिन किया और कहा, ओ गॉड, एक तो इनकी हार्ट डिजीज और अब ऊपर से इनका बीपी इतना हाई स्पीड में डाउन हुआ है कि ये ऐसे अचानक से बेहोश हो गई। प्रिया ने कहा, आपको आपको इतनी जल्दी इसके हार्ट डिजीज के बारे में कैसे पता चल गया? डॉक्टर ने कहा, विक्रम सर ने पहले ही इनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मुझे ईमेल कर दी थी, जिसकी वजह से मैं और मेरी पूरी टीम ने इन्हें बहुत अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट दी। सच कुछ तो स्पेशल होगा इनमें, इसीलिए तो विक्रम सर इनके लिए इतना ज्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिंग है। मैं सालों से उनका फैमिली डॉक्टर रहा हूँ। उन्होंने इतनी ज्यादा केयर इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी की है, और अब वो इनकी कर रहे हैं। रियली ये बहुत लकी हैं। प्रिया जो मुंह बनाते हुए बोली, डॉक्टर मेरी फ्रेंड पूरी तरीके से ठीक कब होगी और इसे कब होश आएगा? डॉक्टर ने कहा, देखिए मुझे लगता है इन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर बहुत बड़ा ट्रॉमा, जिसकी वजह से इनका बीपी और हार्ट बीट बार बार अप डाउन हो रहे हैं। बस यही वजह है कि ये बार बार बेहोश हो जा रही हैं। मेरी मानिए तो आज रात भर इन्हें यही एडमिट रखिए। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ जिससे इन्हें आराम मिलेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्हें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस देना नहीं है। इन्हें हर वक्त खुश रखने की कोशिश करनी है और इन्हें स्ट्रेस से दूर रखना है। थोड़े दिन में ही ये वापस से स्टेबल हो जाएगी। प्रिया उनसे प्रिस्क्रिप्शन मांगते हुए बोली, लाइए डॉक्टर, मैं मेडिसिन ले आती हूँ। पर तभी प्रतीक जी बोले, नहीं नहीं प्रिया मैम, ये गलत है। मेडिसिन मैं ही लेके आऊंगा, आप यहीं रुककर
मेरी मैडम बॉस या फिर मेरी छोटी बहन का ख्याल रखिए। बड़े भाई का कुछ तो फर्ज निभाने दो मुझे। इतना बोल प्रतीक जी ने प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और मेडिसिन लाने के लिए चले गए। डॉक्टर भी वार्ड से निकल जाते हैं। अब प्रिया जो अकेले नताशा के पास बैठ जाती है, उसके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। अचानक उसने नताशा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आशु, तू डर मत। तुझे इस नर्क से निकालने की जिम्मेदारी मेरी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और मैं तेरे लिए उस रास्ते पे जरूर चलूंगी। मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। इतना बोल उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने फोन को निकाल कर किसी को कॉल लगाने लगी। सामने वाले की कॉल पिक करते ही उसने कहा, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। यहाँ दूसरी तरफ वो डॉक्टर जिसने नताशा का ट्रीटमेंट किया था, उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। तो सामने से एक भारी सी आवाज आई, मैं यश बिरला बोल रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल में एक लड़की आई होगी, नताशा। वो डॉक्टर जो उन्हें ग्रीट करते हुए बोले, गुड इवनिंग सर। आपको कौन नहीं जानता। वैसे आप सही कह रहे हैं, मिस नताशा जिन्हें विक्रम सर यहाँ लेकर आए हैं, है ना? यश जी ने कहा, यस, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देने जा रहा हूँ। इतना बोल यश जी ने डॉक्टर को वो इंपॉर्टेंट काम समझा दिया। डॉक्टर ने पूरी बात सुनकर कहा, यश सर, आपको तो मैं ना भी नहीं कह सकता, वरना आप मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पर क्या ये सब कुछ मैं विक्रम सर को भी नहीं बता सकता? यश जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी को भी कुछ नहीं बता सकते। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी और किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। खबरदार जो किसी तीसरे को इन सब में इन्वॉल्व किया तो। डॉक्टर उनकी धमकी से डरते हुए बोले, ओके ओके सर, जैसा आप बोले। वेल, आपका काम तो हो जाएगा, बट रिपोर्ट्स आपको सुबह तक ही मिल पाएगी। यश जी ने कहा, ठीक है, डन। मैं सुबह खुद रिपोर्ट्स लेने के लिए आऊँगा, ठीक है? डॉक्टर ने कहा, ओके सर, मैं रिपोर्ट सुबह तक रेडी कर दूंगा। यश जी ने ये सुन फोन कट किया। वो इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर ही थे, पर हॉस्पिटल के बाहर विक्रम के बहुत सारे बॉडीगार्ड चारों तरफ बिखरे हुए थे, जिसे देख वो खुद में ही बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसे सबके सामने अंदर नहीं जा सकता। नताशा का सच क्या है और क्या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। बस अब कल सुबह का इंतजार है। हे भगवान, प्लीज इस बार मेरी विनती जरूर सुनिएगा। मेरी आशा को निराशा में मत बदलिएगा, प्लीज गॉड। इतना बोल यश जी ने अपनी कार घुमाई और वहां से निकल गए। राठौड़ मेंशन। विक्रम जो कार लेकर अंदर एंटर करते हैं और फिर भागते हुए परेशानी से मेंशन के अंदर जाते हैं। हॉल में उनके सबसे पहले चार्ली दिख जाता है, जिसे देख वो चिंता से कहते हैं, दादी कहाँ है? पर वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही कावेरी जी सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, हूँ मैं। उन्हें यूं आराम से चल के आता देख विक्रम को बहुत गुस्सा आया। वो थोड़ा ऊंचे टोन में बोले, दादी, क्या ये कोई मजाक था? कावेरी जी जो सर को ना में हिलाते हुए बोली, कोई मजाक नहीं था। अरे भला मैं मजाक करने वाली होती कौन हूँ? मजाक तो तूने बना रखा है सब कुछ का। विक्रम गुस्से से उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, दादी, आपको पता भी है मुझे कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी आपकी। मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के यहाँ भागा भागा आया हूँ, और आप? इतना कह विक्रम वापस बाहर की ओर जाने लगे। कावेरी जी जो तुरंत उन्हें रोकते हुए बोली, रुको विक्रम, हर बार सिचुएशन से मुंह मोड़ लेना समझदारी नहीं होती। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने आज एक लड़की का दिल दुखाया है। विक्रम जो ये सुनते ही नताशा को याद करते हैं। उन्हें नताशा का वो दुखी सा चेहरा याद आने लगा। उन्होंने कहा, पता है दादी,
बहुत दिल दुखाया मैंने उसका। दादी जो उनके चेहरे को देख थोड़ी कंफ्यूजन के साथ बोली, विक्रम, क्या तुमने सच में मायरा को प्रपोज किया था? विक्रम जो ये सुनते ही चौंक कर बोले, व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? कावेरी जी कहती हैं, वही जो तुम सुन रहे हो। अरे, मुझे मायरा और उसकी मॉम ने कहा है कि तुमने मायरा को प्रपोज किया है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। तभी तो हम बड़ों ने तुम बच्चों की खुशी के लिए ही ये सरप्राइज एंगेजमेंट प्लान किया था। विक्रम गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, दादी आप क्या कह रही हैं? मैं मायरा को अपना अच्छा दोस्त समझता था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये बात मैंने खुद आपसे न जाने कितनी बार कही है, और तो और मायरा को भी मैंने साफ साफ कहा है कि मैं उसका सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड हूँ। कावेरी जी ये सुन शॉक होते हुए बोली, क्या? पर विक्रम जो वापस गुस्से से बोली, दादी बिना मुझसे डिस्कस किए आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हैं? आपने सोचा है कि इससे मेरी लाइफ पर कैसा असर होगा? कावेरी जी नाराज होकर सोफे में बैठते हुए बोली, तो क्या करती? शादी का नाम सुनते ही तुझे गुस्सा आता है, प्यार पर तू भरोसा ही नहीं करता, लड़कियों से दूर रहता है। पास्ट में तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका गम मुझे भी उतना ही है जितना तुझे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू प्यार को ही गलत समझने लगे। आज तूने अपनी जिद के चक्कर में पूरी पार्टी में मायरा की इंसल्ट की, उसे यूं अकेला छोड़ के चला गया। अरे, कर लेता एंगेजमेंट या फिर साइड में लाकर सबको समझा देता अपनी बात, लेकिन नहीं, तू तो वहां से सीधा सीधा बाहर ही चला गया। पता है वो लोग सब कैसी कैसी बातें कर रहे थे तेरे बारे में। कावेरी जी जो ये सब कुछ एक सांस में ही बोले जा रही थी, जिससे इरिटेट होकर विक्रम ने कहा, इनफ, इनफ दादी, प्लीज इनफ। मैंने ये सब कुछ अपनी जिद के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए, अपनी नताशा के लिए किया है। ये सब सुन कावेरी जी शॉक हुई और सोफे से उठकर उन्हें एकटक घूरने लगी। विक्रम जो अपनी दादी के पास गए और उनके हाथ को पकड़ उन्हें वापस सोफे में बैठाते हुए कहा, दादी आई नो कि आप अपसेट है मुझसे क्योंकि मैंने आज मायरा से एंगेजमेंट नहीं की, बट दादी ये सब कुछ मैंने अपनी जिद या अकड़ के लिए नहीं, ये सब मैंने अपने प्यार के लिए किया है। हाँ दादी, मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूँ, आज से नहीं, काफी वक्त से। वो लड़की मुझे हाल में ही मिली है। उसका दिल जीतने के बाद मैं आपको उससे मिलवाना चाहता था, बस इसीलिए मैंने आपको उसके बारे में कुछ नहीं कहा। कावेरी जी थोड़ा सोचते हुए हैरानी से बोली, नताशा, ये 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 वही लड़की है ना जिसे तू अपनी बाहों में उठाकर किसी हीरो की तरह हॉल से निकला था? विक्रम जो अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। कावेरी जी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, तू उस लड़की नताशा से प्यार करता है? विक्रम जो अपनी दादी के गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, दादी आई नो कि आपको ये न्यूज़ सुन के अच्छा नहीं लगा, बट बिलीव मी, वो लड़की मेरे लिए बहुत स्पेशल है। पहली बार मिलते ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसकी मासूम आंखें और प्यारी सी आवाज ने मुझे दीवाना बना रखा है। दादी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी से, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। कावेरी जी ये सब बुद्ध की तरह चुपचाप बैठ के सुने जा रही थी। कंफ्यूजन में उनका मुंह हल्का सा खुला ही था, पर पूरी बात खत्म होने के बाद वो सोफे से बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उठी और फिर अपने फोन पर एक गाना चलाया और फोन रख उस गाने पर नाचने लगी। जो मैं करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई, अच्छी खासी जंग इतनी चंगी घनी बावरी हो गई, मैं घनी बावरी हो गई, मैं घनी बावरी हो गई, मैं घनी बावरी हो गई। इस गाने पर वो डांस करते करते कहती है, क्या खबर सुनाई है मेरे पोते, जुग जुग जी और जल्दी से मेरी होने वाली बहू को घर में लेकर आ।
क्योंकि मैं तो खुशी के मारे घनी बावरी हो गई, घनी बावरी हो गई। विक्रम जो ये नजारा देख शॉक हो गए। वो जल्दी से अपनी दादी के पास गए और उन्हें गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच दादी, मैं बहुत खुश हूँ। कावेरी जी अपने पोते के माथे पर चूमते हुए बोली, खुश तो मैं हूँ। अरे मेरा विक्कू, आज फाइनली तूने वो कह ही दिया जिसे सुनने के लिए मेरी कान तरस गई थी, कान। तू देखना, तेरी शादी मैं ऐसे कराऊंगी, ऐसे कराऊंगी, ऐसे कराऊंगी कि ये लंदन क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये दादी धूम मचा देगी तेरी शादी में। किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी तुझे। ये तेरी दादी का वादा है तुझसे। विक्रम ये सुन मुस्कुराने लगे, पर तभी उनका फोन रिंग हुआ। उन्होंने देखा कि प्रतीक जी उन्हें कॉल कर रहे हैं, जिसे देख विक्रम तुरंत कॉल पिक करके कहते हैं, बोलो प्रतीक, क्या हुआ? प्रतीक जी को प्रिया ने मना किया था, पर यह बात वो अपने बॉस से ज्यादा देरी छुपा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, बॉस, मैडम बॉस को होश आ गया है। विक्रम बोले, व्हाट? कैसी कैसी है आशु? प्रतीक जी निराशा के साथ बोले, बॉस, हालत खराब ही है। नताशा मैम होश में जरूर आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस बेहोश हो गई। जब वो होश में आई थी तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से उनकी हार्ट बीट और बीपी दोनों ही अप एंड डाउन हो रहे हैं। वैसे उन लोगों ने यह भी कहा है कि वो जल्दी होश में तो आ जाएगी, पर हमें उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना है। विक्रम बोले, मैं आ रहा हूँ प्रतीक, तब तक के लिए मेरी नताशा का ख्याल रखना, और हाँ, ऐसी ही सारी अपडेट्स देते रहो। प्रतीक जी ने कहा, यस बॉस। पर पीछे खड़ी प्रिया, जो चुप चुप के विक्रम और प्रतीक जी की कॉल पे हुई सारी बातों को सुन लेती है। प्रिया अपने मन में बोली, नहीं, मैंने अपने प्लान में प्रतीक जी को इन्वॉल्व नहीं करना। वो खुद में ही बातें करते हुए बोली, प्रतीक जी कभी भी विक्रम सर के खिलाफ नहीं जाएंगे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि प्रतीक जी अपने बॉस के पीछे इतने पागल कैसे हो सकते हैं। मुझे जो करना है अकेले करना होगा। तभी प्रिया के कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। यहाँ दूसरी तरफ कावेरी जी विक्रम को बोली, क्या हुआ विक्रम, सब कुछ ठीक तो है? मेरे होने वाली बहू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? विक्रम कहते हैं, दादी, आपकी होने वाली बहू यानी नताशा बहुत वीक है, एकदम किसी डेलिकेट फ्लावर की तरह नाजुक है मेरी नताशा। आज की सरप्राइज एंगेजमेंट अनाउंसमेंट ने उसे तोड़ कर रख दिया है। उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, पर हाँ, मेरे रहते उसे कुछ नहीं हो सकता। आप ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ और अब उसे डायरेक्ट अपने घर लेकर आऊंगा। कावेरी जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये सही है विक्कू, तू उसे यही लेके आ जा। मैं उसका खूब ख्याल रखूंगी और उसे पार्टी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। तू स्ट्रेस मत ले। मुझे भी वो लड़की पहली मुलाकात में ही भाग गई थी। तेरी शादी तो मैं अब उसी से कराऊंगी, तू देख लेना। अब जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी मेरी होने वाली बहू को लेकर आ, मुझे उससे खूब सारी बातें करनी है। विक्रम वापस अपनी दादी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, लव यू दादी। इतना बोल वो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर जो नताशा के पास आए थे, इस वक्त वार्ड के अंदर कोई भी नहीं था। वो जल्दी से नताशा को एक इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उसका थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही एक लेडी नर्स और एक मेल स्टाफ वार्ड के अंदर आते हैं। दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो लोग चोरी छुपे अंदर आए और फिर नताशा को व्हील चेयर में बैठाकर वहां से बाहर लेकर जाने लगे। उन दोनों ने नताशा को भी शॉल से बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा था। नताशा का चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था। बाहर पूरी बॉडीगार्ड्स की टीम आस पास फैली हुई थी।
पर वो दोनों बहुत चालाकी से सबसे बच बचाकर लिफ्ट के पास पहुंचे। वो लोग ग्राउंड फ्लोर में आते हैं। उन लोगों ने देखा कि प्रतीक जी भी लिफ्ट के सामने ही खड़े हैं। प्रतीक जी को देख वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए और अपने अपने मास्क को ठीक करने लगे। प्रतीक जी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और चुपचाप लिफ्ट से फोर्थ फ्लोर यानी नताशा वाले वार्ड में जाने लगे। उनके जाते ही वो दोनों ने राहत भरी सांस ली। वो वहां से जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के बाहर आ गए। बाहर भी बॉडीगार्ड्स थे पर किसी ने भी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही व्हील चेयर में बैठी लड़की यानी नताशा पर। उन दोनों ने नताशा को व्हील चेयर से उतार कर कार की पीछे वाली सीट में अच्छे से बैठाया और फिर खुद सामने की ओर बैठकर दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। उन दोनों ने अपना काम इतनी सफाई से किया था कि आते जाते किसी को भी उन पर ज्यादा शक ही नहीं हुआ। पर उनके निकलते ही विक्रम की कार एंटर होती है। विक्रम की कार आते ही सभी बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। विक्रम जो सीधा लिफ्ट की ओर बढ़े और डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पर जाने लगे। फोर्थ फ्लोर आते ही उन्हें सामने प्रतीक जी दिखे, जिन्हें देख उन्होंने कहा, एवरीथिंग इज फाइन। प्रतीक जी ने कहा, यस बॉस, एवरीथिंग इज फाइन। ये सुन विक्रम ने एक राहत भरी सांस ली और सीधा नताशा के वार्ड की ओर जाने लगे। प्रतीक जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं विक्रम प्रिया को ना देख ले। पर वार्ड के अंदर का नजारा देख दोनों ही शॉक रह गए। बेड में कोई भी नहीं था। विक्रम जो तुरंत वॉशरूम में गए पर वहां पर भी कोई नहीं था। विक्रम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वहां रखे वेंटिलेटर को जोर से जमीन पर गिरा दिया। कहाँ गई नताशा? उनका ये गुस्सा देख प्रतीक जी सर झुका लेते हैं। वार्ड में इतनी तेज आवाज सुन कुछ डॉक्टर्स और नर्स भी वहां आ गए। उन्होंने विक्रम का गुस्सा देखा तो वो लोग भी डर के मारे अपने सर को झुका लेते हैं। सबकी चुप्पी देख विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा और अपने गुस्से को काबू में रख सीधा सीसीटीवी फुटेज एरिया की तरफ जाने लगे। प्रतीक जी जो उनके पीछे पीछे जा रहे थे, कुछ भी कहना या कुछ भी एक्सप्लेन करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो भले ही चुप थे पर कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ रहा था कि नताशा को किसने गायब किया होगा। पर कुछ ना बोलना ही उन्हें सबसे बेहतर लगा। विक्रम सीसीटीवी फुटेज एरिया की तरफ गए। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का फुटेज निकाला। तभी उनकी नजर नताशा को ले जा रहे उन नर्स और वार्ड बॉय पर पड़ी। उन्होंने फुटेज को जूम किया और बहुत गौर से सब कुछ देखने लगे। यहाँ प्रतीक जी को फुटेज नॉर्मली लग रहा था, पर विक्रम जिन्हें अब सब कुछ समझ आ गया था, उन्होंने गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए कहा, ये ठीक नहीं किया तुम दोनों ने। मेरी जान को मुझसे अलग करने की सजा मौत से भी बदतर है। मुझे नताशा से कोई दूर नहीं कर सकता, खुद भगवान भी नहीं। तो फिर तुम दोनों क्या चीज हो? आखिर कौन थे वो दोनों और क्यों लेके जा रहे थे वो नताशा को विक्रम से दूर? जानने के लिए सुनते रहिए बेलेना फर्स्ट गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। Thanks for watching and subscribe for more guys, and thank you so much for loving me and supporting me.